तो आज हम लोग इको का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, जिसमें कल के वीडियोस में हमने प्राइस और वैल्यू ये कॉन्सेप्ट समझा था कि जनरल इकोनॉमिक्स में प्राइस किसे कहते हैं और वैल्यू का क्या मतलब होता है, और इसी के ही साथ गुड्स और सर्विस के बारे में भी समझा था। गुड्स और सर्विस, इनकी डेफिनेशंस भी, कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था। अब आज नया टॉपिक देखें तो वो टॉपिक है वेल्थ एंड वेलफेयर। वेल्थ एंड वेलफेयर, वेल्थ मीन्स कहलाता है संपत्ति, और वेलफेयर, वेलफेयर मतलब कहलाता है किसी की भलाई करना, किसी के लिए अच्छा काम करना, ये वेल्थ एंड वेलफेयर। लेकिन पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में इन दोनों का क्या मीनिंग होता है वो समझें। सबसे पहले वेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में समझें। तो एक डेफिनेशन समझे तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी है कि वेल्थ इज समथिंग विच इज यूजफुल, स्केर्स, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी इज कॉल्ड वेल्थ। तो देखो, एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि वेल्थ, संपत्ति वो कहलाती है कि जो चीज़ यूजफुल हो, जो स्केर्स, जिसकी कमी होती हो, कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, जिसे एक्सचेंज कर सकते हो हम किसी के साथ, एंड कैन बी ओन बाय समबडी, और जो चीज़ किसी का मतलब जिसका कोई मालिक बन सकता हो, जो कोई ओन कर सकता हो, कोई मालिक बन सकता हो, उसका ऑनर बन सकता हो, तो वो चीज़ वेल्थ कहलाती है। संपत्ति मतलब हमारे आसपास की हर चीज़ हमारी संपत्ति नहीं कहलाई। वेल्थ वो चीज़ कहलाती है जो यूजफुल है, जो कम हो सकती है, कमी हो सकती है जिसकी, जिसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और जिसका कोई मालिक बन सकता है, जिसकी ऑनरशिप ले सकते हैं, वो चीज़ वेल्थ कहलाए। तो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर वेल्थ किसे कहते हैं, ये क्लियरली उनके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है। वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक समझे जिससे पता चले वेल्थ किसे कहते हैं। तो जैसे पहला कहते हैं कि वेल्थ शुड बी पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुलनेस। वेल्थ, हमारी संपत्ति वो चीज़ बन सकती है कि जिसका कोई यूज़ हो सके। जिस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है वो हमारी वेल्थ नहीं कहलाई। जिसका कोई यूज़ हो सके, जैसे कि हाउस, व्हीकल, कोई ज्वेलरी है ना, गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे लिए हमारी वेल्थ कहला सकती है। बाकी जिन चीज़ों का कोई यूज़ ही ना हो, वेस्ट मटेरियल हो, गार्बेज हो, जिनका कोई यूज़ नहीं है, तो वो हमारा वेल्थ नहीं कहलाए। जिनका हम यूज़ कर सकें वो हमारा वेल्थ है, ठीक है ना, उनमें यूज़फुलनेस होनी चाहिए, तो वो वेल्थ है। इसके अलावा इट शुड बी स्केर्स। इट शुड बी स्केर्स, स्केर्स मतलब जिसकी कमी हो सके। ऐसी चीज़ जिसका भले हम लोग यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन जो कभी स्केर्स ही ना होती हो, जिसकी कोई कभी कमी ना होती हो, तो वो चीज़ वेल्थ नहीं कहलाई। जैसे देखो, मनी है, तो मनी को अगर आप यूज़ करो तो उसकी कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए उसे हम लोग वेल्थ कह सकते हैं। सोना चांदी है, उसे आप लोग यूज़ करो, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना वो कम होता जाएगा। सही है, यूज़ करना मतलब खर्च करना और कहीं यूज़ करना, तो वो कम होता जाएगा, तो वो स्केर्स है, इसीलिए वो वेल्थ कहलाई। लेकिन अगर जैसे आप एयर और सनलाइट की बात करो, सनलाइट, उसकी यूज़फुलनेस बहुत है, सनलाइट का यूज़ बहुत है, लेकिन क्या वो स्केर्स है? वो कभी कमी होगी उसकी? नहीं ना, तो इसका मतलब वो कभी वेल्थ कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। वेल्थ वो कहलाता है कि जिसका यूज़ हो और साथ में उसकी कमी भी होती हो, यूज़ करने के बाद वो चीज़ कम हो जाती हो, तो फिर वो वेल्थ कहलाती है। जिसकी कोई कमी नहीं होगी तो वो वेल्थ नहीं। जैसे एयर की, एयर को हम लोग वेल्थ नहीं कह सकते, भले वो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, उसके बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो हमारी वेल्थ नहीं है, ठीक है ना। ये वेल्थ उसे कहते हैं कि जिसका यूज़ हो और यूज़ करने के बाद जिसकी कमी भी हो सकती हो। यहाँ शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। अब वेल्थ में ऐसे कहते हैं कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। पहले फिजिकल समझे, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो मतलब वो वेल्थ कि जिसे हम लोग देख पाते हो, जिसे जो है वो टच कर पाते हो, जिसे फील कर पाते हो, तो वो हमारे लिए वेल्थ। जैसे आपकी व्हीकल, आपका व्हीकल, आपकी गाड़ी, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, उसे आप उसका वेल्थ कह सकते हो, वो यूज़फुल है।
गाड़ी को जितना यूज़ करो उतना कम होता जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, डल होती जाएगी सालों के बाद, तो वो भी स्केर्स है ना। ठीक है, हमेशा तो लाइफ टाइम तो वो चलने वाली नहीं है। और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वेल्थ वो जिसका फिजिकल या तो इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस हो। आज के टाइम में वेल्थ उसे भी कहते हैं जिसका कोई इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस हो। इंटेलेक्चुअल मतलब कहते हैं कि भाई माइंड रिलेटेड। प्रेजेंट टाइमिंग में लोगों की स्किल, लोगों का टैलेंट, लोगों की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसे भी वेल्थ कह सकते हैं। उसे भले देख नहीं सकते, लोगों की स्किल देखी नहीं जा सकती, तो उसमें कितना टैलेंट है वो बाहर से नहीं पता चलता। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसका इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, वो यूज़फुल भी है। उसकी कमी भी होगी कि लोगों में जो टैलेंट है, भाई कोई आइडिया है नहीं, जैसे वो आइडिया को एक बार यूज़ करो वो ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी बार दूसरी आइडिया चाहिए, मतलब उसकी कमी भी होती है ना। वो यूज़फुल भी है, उसकी कमी भी होती है। उसका इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है, वो सोच में है, मतलब भले दिखाई नहीं देता लेकिन माइंड में है, इसलिए उसे भी वेल्थ कह सकते हैं। मतलब सोचो कि आज के टाइम में आपका टैलेंट, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी आइडियाज़, वो भी आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है, वो भी आपकी संपत्ति है, क्योंकि उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी कमी होती है और उसका एक इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस है। और दूसरा कि विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज, कि जिसे हम लोग एक्सचेंज कर पाते हो, तो वो वेल्थ है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग इजीली एक्सचेंज कर पाते हो, उसके बदले में दूसरी चीज़ें ले सकते हो, तो वो चीज़ वेल्थ कहलाई। जैसे आपका घर, तो घर को एक्सचेंज कर सकते हो ना, किसी को देकर आप दूसरी जगह पर दूसरा बड़ा घर ले सकते हो। ठीक है, तो वो आपका वेल्थ कहलाया, क्योंकि ऐसे हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिसको आप किसी को दोगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा, जिसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वही एग्जांपल्स ना, उसे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, किसी को सनलाइट देकर कुछ ले नहीं सकते, तो इसीलिए वो आपकी वेल्थ नहीं कहलाई। और जो जो ड्यूरेबिलिटी हो, जिसमें जिसमें ड्यूरेबिलिटी मतलब जो लंबे समय तक चलता हो, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम तक हो, जैसे आपका व्हीकल, आपका हाउस, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरीज, ये सब लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, इसलिए वो वेल्थ कहलाए। बाकी आप घर में जो सब्जी लाते हो ये आपकी वेल्थ नहीं है, ठीक है ना, वो आपका वेल्थ नहीं है, क्योंकि उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो थोड़ी कोई सालों तक चलेगी। तो देखो, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में वेल्थ उसे कहते हैं, वेल्थ वो कहलाता है कि जिसमें ये पांचों क्वालिटी होनी चाहिए, जिसका यूज़ भी होना चाहिए, जिसको यूज़ करने के बाद उसकी कमी भी होती हो वैसी होनी चाहिए, जिसका कोई फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि उसे देख सकते हो या कम से कम माइंड में हो वैसा, जिसको एक्सचेंज कर सकते हो वैसा, और जिसकी ड्यूरेबिलिटी हो, जिसे लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो। अगर कोई चीज़ में इन पांचों में से एक भी क्वालिटी नहीं है तो मतलब वो वेल्थ नहीं कहलाई। लेकिन जिन चीज़ों में ये पांचों क्वालिटीज़ हैं तो ही वो वेल्थ कहलाई। जैसे मैंने आपको सब्जी का एग्जांपल दिया, वेजिटेबल यूज़फुल है, बराबर, वो स्कैर्स भी है, उसको यूज़ करो ख़त्म हो जाएगी। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, उसको देख भी सकते हैं, कैपेबल ऑफ एक्सचेंज भी है, सब्जियों को बेचकर कुछ चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब वेजिटेबल्स को हम लोग वेल्थ नहीं मान सकते, क्योंकि उन पांच में से ये क्वालिटी उसमें नहीं है। सही बात ना। जैसे मैं सनलाइट का पहले भी एग्जांपल दिया, उसमें यूज़फुल है वो, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चलो देख भी सकते हैं, लेकिन वो उसकी कमी नहीं होगी, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी है, सनलाइट तो हमेशा मिलेगी, लेकिन उसकी कमी नहीं होती कभी, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, इसलिए सनलाइट भी वो वेल्थ कहलाई नहीं। सो इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में वेल्थ मतलब जिसमें ये पांचों क्वालिटीज आती हो वो, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग वेल्थ की टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ वेल्थ। तो टाइप्स ऑफ वेल्थ अगर हम लोग देखें
तो उनमें आता है एक इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। सबसे पहला टाइप आता है इंडिविजुअल वेल्थ एंड सोशल वेल्थ। इंडिविजुअल वेल्थ वो कहलाता है कि जिस वेल्थ की ऑनरशिप कोई एक ही पर्सन की हो, जिसकी ऑनरशिप, जिसका मालिक कोई एक ही इंसान हो, तो उसे इंडिविजुअल वेल्थ कहते हैं। जैसे कि किसी का हाउस है ना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज़, तो ये इंडिविजुअल वेल्थ है ना, उसका मालिक कोई एक ही इंसान होगा। और सोशल वेल्थ, सोशल वेल्थ उसे कहते हैं कि जिसका ऑनरशिप एक से ज़्यादा हो या हर किसी के लिए हो, सबके लिए, जिसमें सोसाइटी के हर लोग उसका यूज़ करते हो, तो वो सोशल वेल्थ कहलाया। जैसे कि पब्लिक गार्डन्स, डैम, ठीक है, जो डैम बना हुआ होता है उसके पानी का हर कोई यूज़ करता है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका सब यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो कहलाया सोशल वेल्थ। तो इंडिविजुअल वेल्थ मतलब जो वेल्थ कोई एक ही पर्सन की हो, और सोशल वेल्थ मतलब जो वेल्थ सबके लिए हो, जो संपत्ति सबके लिए हो। वैसे ही आता है नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ। नेशनल एंड इंटरनेशनल वेल्थ। तो नेशनल वेल्थ उसे कहते हैं कि जब कोई वेल्थ, जब कोई संपत्ति कोई एक ही कंट्री के पास हो और उसी कंट्री के लोग उसे यूज़ करते हो, तो वो नेशनल वेल्थ कहलाती है। उसी कंट्री के लोग, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों तक वो वेल्थ नहीं पहुंचती हो, तो वो नेशनल वेल्थ कहलाती है। नेशनल वेल्थ जैसे कि कोई कंट्री में आए हुए रिवर्स, माउंटेन्स, उनका लिटरेचर, है ना, उनका स्क्रिप्चर, ये नेशनल वेल्थ कहलाई। मतलब कोई कंट्री की अगर रिवर्स हैं तो वो रिवर्स उसी देश के लोग यूज़ करेंगे, उसका पानी यहाँ से कोई दूसरे देशों में तो भर कर नहीं ले जाएंगे, ये नेशनल वेल्थ हुई। या कोई लिटरेचर, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, चलो इंडिया में जो है वो गुजरात में गुजराती भाषा में लिखे हुए लिटरेचर्स, वो हमारी कंट्री की संपत्ति है, दूसरे देश के लोग हर कोई उसका यूज़ नहीं करेगा, पूरी दुनिया में थोड़ी यूज़ होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में उन्हें पहुंचाते ज़रूर हैं, लेकिन हर जगह पर पर्टिकुलर उसका यूज़ नहीं होता, तो वो कहलाई नेशनल वेल्थ। और दूसरा आता है इंटरनेशनल वेल्थ। मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी चीज़ें कि जिनका पूरी कंट्री यूज़ करती हो, जो पूरी कंट्री के लिए हो, सॉरी पूरे वर्ल्ड के लिए हो, या तो एक से ज़्यादा देश जिनका यूज़ करते हो, उसे कहते हैं इंटरनेशनल वेल्थ। जिनका एक से ज़्यादा देश यूज़ करते हो, वो इंटरनेशनल वेल्थ। जैसे उनमें भी कुछ रिवर, कुछ माउंटेन्स आते हैं। जैसे हमारे इंडिया में आप लोग बात करो जैसे सिंधु रिवर की, तो सिंधु रिवर, उसका कुछ पानी का हिस्सा हम लोग इंडिया में भी यूज़ करते हैं और कुछ पानी का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी यूज़ होता है। एक से ज़्यादा देश उनका यूज़ करते हैं, तो वो जनरली इंटरनेशनल वेल्थ कहलाए। समझ रहे हो? तो वेल्थ के टाइप्स भी हमने देखे ना। ऐसे वेल्थ के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट वो आता है वेलफेयर। वेल्थ एंड वेलफेयर। तो वेलफेयर समझे। वेलफेयर किसे कहते हैं? तो वेलफेयर मीन्स एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एनहेंसमेंट मतलब इंक्रीज होना। जब कोई भी लोगों की लाइफ सिचुएशंस, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता हो, हर तरह से उनका इम्प्रूवमेंट, हर तरह से उनका डेवलपमेंट होता हो, तो वो उनके लिए वेलफेयर कहलाए। ठीक है ना। वेलफेयर मतलब वो कहलाता है जब हर एक इंसान का लाइफस्टाइल, उनकी सब सिचुएशंस, उनके हर तरह में इम्प्रूवमेंट होता हो, तो वो वेलफेयर कहलाए। ठीक है। वेलफेयर में समझो, वेलफेयर वो एक तरह का क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज मतलब जब लोगों की क्वालिटी बदलती हो ना। पहले लोग जो नॉर्मल लाइफ जीते थे, अब वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। पहले वो जो एकदम सिंपल खाना खाते थे, अब अच्छा खाना खा रहे हैं। पहले एकदम सिंपल कपड़े पहनते थे, अब अच्छे कपड़ों में पहन रहे हैं। पहले उन्हें बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं था, आज वो लोग एजुकेटेड हैं। तो हर चीज़ में उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। इससे कहते हैं कि उन लोगों का वेलफेयर हुआ। ठीक है ना। जब गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जब गवर्नमेंट बात करते हैं ना कि हम तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मैं काफ़ी बार सुना होगा ऐसा कि हम तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना मतलब ऐसा कि लोगों में हर तरह की इम्प्रूवमेंट करना।
ना, लोगों के वेलफेयर के लिए तो सिर्फ इतना कहते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो भलाई के लिए मतलब सिर्फ उन्हें पैसे देकर छोड़ देना नहीं होता, उसे वेलफेयर नहीं कहते। वेलफेयर वो कहते हैं कि जिसमें उन पर्सन का या जिनके भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं उनका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना, हर तरह से इम्प्रूवमेंट होना। कितनी सारी कंपनियां भी होती हैं, वो भी जो है वो ऐसा दावा करती हैं या ऐसा कहते हैं कि हम तो अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए मतलब उनका हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कहलाता है। और इकोनॉमिक्स में वेलफेयर अगर समझना हो ना, तो वो दो तरह के वेलफेयर आते हैं, इंडिविजुअल वेलफेयर एंड कलेक्टिव वेलफेयर। कलेक्टिव वेलफेयर, तो इंडिविजुअल वेलफेयर वो कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक अकेला ही अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करता हो, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ करता हो, अपनी सिचुएशन सही करता हो। जब कोई पर्सन सिर्फ अकेला ही खुद को आगे बढ़ाता हो तो वो कहलाता है इंडिविजुअल वेलफेयर। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा अगर कहते हैं ना कि भाई मैं सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा हूँ, कि भाई मैं अपनी सिचुएशन सही करूँगा, मैं खुद को आगे बढ़ाऊँगा हमेशा, सिर्फ अपने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जो वर्क करते हैं, तो वो कहलाता है इंडिविजुअल वेलफेयर, किसी एक के लिए। लेकिन कलेक्टिव वेलफेयर आता है कि जब कोई एक नहीं लेकिन उसके साथ सबकी इम्प्रूवमेंट में फ़र्क आता हो, सबका लिविंग स्टैंडर्ड, सबका सिचुएशंस और हर चीज़ चेंज होती है सबके लिए, तो वो कलेक्टिव वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट कुछ भी वर्क करती है ना, तो वो गवर्नमेंट कलेक्टिव वेलफेयर करती है, सिर्फ किसी एक के फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वो आता है कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है ना। तो अब ये जो वेल्थ और वेलफेयर हमने समझा, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्यों साथ में दिए हुए थे, ये सुनना सिर्फ ध्यान से, कि जो वेल्थ एंड वेलफेयर, वेल्थ के बारे में हमने समझा संपत्ति, और वेलफेयर मतलब हमारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो कहते हैं जनरली जब वेल्थ बढ़ती है ना, तो वेलफेयर खुद ब खुद बढ़ता है। सही बात नहीं, जब वेल्थ बढ़ती है, आपके पास अगर संपत्ति बढ़ी, मतलब आपके पास अच्छे खासे पैसे आ गए, दूसरी फैसिलिटीज़ अब आपके पास आ रही है, आपकी संपत्ति अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलफेयर भी खुद ब खुद होगा। वेलफेयर खुद ही होगा, मतलब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे, सीधी सी बात है ना, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छा खाना खाओगे, सही कपड़े पहनोगे, तो इसका मतलब आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ ना, वो वेलफेयर कहते हैं। सो वेल्थ और वेलफेयर में पहला रिलेशन ये है कि अगर वेल्थ इंक्रीज होता है तो वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये सिचुएशन, अब ध्यान से सुनना, कि ये सिचुएशन इंडिविजुअल के लिए परफेक्ट है। इंडिविजुअल के लिए परफेक्ट है, मतलब कोई एक अकेला पर्सन हो, उसकी वेल्थ अगर बढ़ती हो, कोई अकेले पर्सन के पास अगर पैसे बढ़ते हो, तो फिर उसका वेलफेयर भी जल्दी होगा। ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिव की बात करें ना, कलेक्टिवली बात करें, अगर समझो पूरी कंट्री की बात करें, तो अगर पूरी कंट्री में पैसे बढ़ रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर भी पूरी कंट्री का होगा। अगर पूरी कंट्री में वेल्थ बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री का वेलफेयर भी होगा। जनरली एक अकेले इंसान के लिए आप कहो ना, तो वेल्थ बढ़ता है तो वेलफेयर भी बढ़ता है, ये सही बात है। लेकिन अगर पूरे देश के बारे में आप कहो तो वेल्थ बढ़े उसके सामने वेलफेयर भी बढ़े, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो पूरी कंट्री में सपोज वेल्थ बढ़ रही है, समझो कंट्री की जो नेशनल इनकम कहलाती है वो अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वेल्थ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उसके सामने क्या लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है? नहीं। भले कंट्री के पास पैसे बढ़ते हैं फिर भी लोगों में पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं। मतलब भले देश के पास पैसे बढ़ रहे हैं फिर भी लोगों में कोई भी सुधार आ रहा नहीं है। तो मतलब वेल्थ बढ़ रही है तो उसके सामने वेलफेयर भी हुआ, ऐसा हमेशा नहीं कह सकते। समझे। इंडिविजुअल के लिए, अकेले के लिए कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, वेल्थ बढ़े तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। लेकिन कलेक्टिवली सबके लिए साथ में नहीं कह सकते कि वेल्थ बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। समझे। तो वेल्थ और वेलफेयर के बारे में समझ में आया ना।
अब ऐसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।